किस तरह का माइंडसेट के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप को कंसिडर करना चाहिए? जनरली जिन लोगों का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है वो समहाउ धक्के खाते खाते किसी एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में आ ही जाते हैं। इसमें जो इंसान को सबसे पहली चीज समझ आनी चाहिए वो ये है कि अपनी मैं मारनी पड़ती है, आपको ईगो मारना पड़ता है। आप अच्छा बिजनेस तब तक नहीं बना सकते जब तक आप किसी की कोई बहुत अहम प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर रहे हो। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं मुझे कोई आइडिया दे दें, मैं उस पर बिजनेस कर लूँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा, तुम उसके बारे में पैशनेट नहीं हो गई, फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, पहला मसला आएगा तो भाग जाओगे क्योंकि तुम्हारे दिल से नहीं निकल रही वो चीज। पैशन को रियलिटी के साथ कैसे इक्वलाइज करें? कि दुनिया आपको कह रही है कि तुम पागल हो, ये काम नहीं हो सकता, ठीक है, और आप उस पे परसिस्टेंट है कि आपने ये काम करना है। टैलेंट हमारे यहाँ बहुत है टेक का, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब तक लोकल इन्वेस्टमेंट्स और लोकल एग्जिट्स नहीं होंगे मार्केट आगे मूव नहीं करेगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं यासिर रवान साहब जो कि डायरेक्टर हैं तकलीक बिजनेस इंक्यूबेटर एंड सीरियल एंटरप्रेन्योर। वेलकम टू आवर शो जी। इनफैक्ट हमारे शो का आइडिया ही ये है कि हम इस तरह की बिजनेसेस पे बात करें जिस पे कि हम प्रमोट कर सकें स्टार्टअप्स को, और जो यंग बच्चे जो चाहते हैं बिजनेस करना और जिन्होंने किया है उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें हैंड होल्डिंग की और मेंटोरशिप की बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो वो बहुत अरसे से एक जो पढ़ाई का कल्चर वो इस तरह का है कि बस हर एक ने पढ़ाई करनी है और जॉब ही करनी है। बट पाकिस्तान में तरक्की करने के लिए मेरे ख्याल है शायद हमें वी नीड टू बिल्ड मोर एंटरप्रेन्योर्स। बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जॉब्स करने में या नौकरी करने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, मगर अगर आप समझते हैं कि इकोनॉमी में वो कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आए, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं किसी भी इकोनॉमी की। तो इसमें कोई शक नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप की मतलब बात करें तो मतलब आपके ख्याल में मतलब किस तरह का माइंडसेट के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप को कंसिडर करना चाहिए? मुझे लगता है कि जनरली जिन लोगों का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है वो समहाउ वो धक्के खाते खाते किसी एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में आ ही जाते हैं। बट माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे इसमें ज़रूरी चीज़ वो है कि आपको अपने इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम्स हैं आप उससे सेंसिटिव हों। जो जो मुश्किलात, जो रुकावटें और लोगों को, सिर्फ आपको खुद नहीं, जिनसे दरपेश होती हैं, उनको उनको आप सेंसिटिवली देखें, आप में थोड़ी एम्पैथी हो, आप समझते हो कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है। और इससे भी हम पीछे आ जाएं तो इस माइंडसेट में क्यूरियोसिटी, तजस्सुस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस माइंडसेट का। अच्छा, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कि यू ब्रॉट अप दिस एस्पेक्ट ऑफ एम्पैथी, क्योंकि जनरली लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में शायद एम्पैथी वाली चीज बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो रियलाइजेशन थोड़ा सा, एंटरप्रेन्योरशिप हो, प्रोडक्ट्स बनाने की दुनिया हो, इसमें जो इंसान को सबसे पहली चीज़ समझ आनी चाहिए वो ये है कि अपनी मैं मारनी पड़ती है, आपको ईगो मारना पड़ता है। और ईगो का आगाज ऐसे होता है, जैसे आपने कहा कि वो एम्पैथी शायद उसकी रियलाइजेशन नहीं होती और आप ये समझते हैं कि बस मैं कर सकता हूँ और मैं बेहतर समझता हूँ। बट आप अच्छा बिजनेस तब तक नहीं बना सकते जब तक आप किसी की कोई बहुत अहम प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर रहे हो। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला दर्जा, जिसको हम प्रॉब्लम डिस्कवरी कहते हैं, वो आप उससे गुजर ही नहीं सकते जब तक आप में एम्पैथी ना हो, जब तक आप में एहसास ना हो कि आप समझें, बजाय कि आप एक प्रॉब्लम के बारे में अपना ओपिनियन खुद बना लें। आपको बाहर जाना है, लोगों से बात करनी है, समझना है कि ये प्रॉब्लम असल में है क्या, उनका एक्सपीरियंस है क्या। और उसके लिए अगर एम्पैथी नहीं होगी तो आप वो उस तरह से कर नहीं पाएंगे, आप ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, ऐसा बिजनेस नहीं कर पाएंगे जो लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। और इसी वजह से हम बहुत सारे बिजनेसेस को फेल होता भी देखते हैं अपने अपने इकोसिस्टम में। अगर जैसे कोई किसी सेक्टर में गया है और बट वो बहुत पैशनेट नहीं है, बट मतलब ही इज डूइंग इट, तो यू थिंक कि जो पैशन है वो
मतलब सक्सेस पे इफेक्ट करता है या नहीं, बस बगैर पैशन के भी बिजनेस में सक्सेस मिल ही जाती है? मुझे लगता है सक्सेस में तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, पर अगर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इस जर्नी में। आप एक सुबह उठते हैं, आप कहते हैं आई एम गोइंग टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, मैं दुनिया बदल दूंगा। अगली सुबह उठते हैं आप और कुछ नहीं हुआ होता उस 24 घंटे में, और आप सोचते हैं लुट के बर्बाद हो गए, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह की इमोशनल रोलर कोस्टर राइड जिसको हम कहेंगे, इससे गुजरने के लिए कोई ड्राइविंग फैक्टर, कोई ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। और मुझे लगता है पैशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए। सो वो जो माइंडलेस ऑब्सेशन है कि आपको ये काम करना है, ठीक है, उसमें रियलिटी चेक्स आते हैं बाद में, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। पर उसके लिए पैशन एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, वरना आप बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं मुझे कोई आइडिया दे दें, मैं उस पर बिजनेस कर लूँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा, तुम उसके बारे में पैशनेट नहीं होगे, फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, पहला मसला आएगा, तुम भाग जाओगे, ट्रू। क्योंकि तुम्हारे दिल से नहीं निकल रही वो चीज़। ठीक है, सो तुम्हें खुद सोचना है कि तुम किस चीज़ के बारे में पैशनेट हो। और उसके लिए वही जो बात हमने की, एम्पथी, क्यूरियोसिटी, कि आप बाहर जाएंगे, जब देखेंगे, अपने आप को एक्सपोजर देंगे, अपने आप को मुख्तलिफ हालात में डालेंगे, तो आपको समझ आना शुरू होगा कि क्या चीज़ है जो आपको बनानी चाहिए और क्या बिजनेस है जो आपको खड़ा करना चाहिए। अच्छा, मैं तो ये है कि पैशन भी है, चलें ठीक है, बट फिर ये है कि वो जो अगर आप पाकिस्तानी, अगर मतलब मैं देखूं अपनी जर्नी में तो मतलब जो रियलिस्टिक होना जो है वो, मतलब कि पाकिस्तानी इकोनॉमी इज लाइक ऑल द टाइम एक बड़ी, एक वॉलेटाइल सी इकोनॉमी है। तो मतलब कैसे पैशन को रियलिटी के साथ कैसे इक्वलाइज करें? मेरे ख्याल से अगर एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में सबसे मुश्किल काम हम कहें तो वो ये काम है जो आप बात कर रहे हैं। सो इसको समझने का तरीका एक ये है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अ, मुझे यकीन है जो लोग सुन रहे हैं उन सब ने मैट्रिक में या ओ लेवल्स में वो एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जो एक फुलक्रम पे हम एक फुट्टे पे दो वेट्स को बैलेंस करते हैं, एक वेट छोटा होता है, एक वेट बड़ा होता है, और डिफरेंट डिस्टेंस के परस्पेक्टिव से आप उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग टू थिंग्स। पहला तो ये बेसिकली जो है ना, आपका पैशन है, आपकी परसिस्टेंस है, कि दुनिया आपको कह रही है कि तुम पागल हो, ये काम नहीं हो सकता, ठीक है, और आप उस पे परसिस्टेंट है कि आपने ये काम करना है। और दूसरी चीज़ है इमोशनल डिटैचमेंट, कि एक पॉइंट इन टाइम पे जब आपको पता चले कि ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि पैशन शुरू के दर्जे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एक पैशन से काम शुरू किया, यू मस्ट गो आउट देयर, आप मार्केट में जाएं, आप चीज़ों को देखें, आप हालात को समझें, और एक पॉइंट इन टाइम पे जब आपको अगर समझ आ जाए कि ये काम नहीं हो सकता, या इस काम को करने का फायदा नहीं है, कोई भी रीज़न है, या ये काम अच्छा बिजनेस नहीं है, तो आपको यू हैव टू, बड़ा अजीब सा साउंड करेगा कि अगले दिन आप उठे और आप कहें मुझे ये नहीं करना। सो इमेजिन करें कि आप 3 महीने 4 महीने एक चीज़ के बारे में, या मे बी सारी जिंदगी मैडली इन लव और पैशनेट थे, और आपको समझ आया कि ये काम नहीं है जो करने वाला है और काम कोई और करने वाला है, तो यू नीड टू मूव ऑन। सो एंटरप्रेन्योरशिप में जो इमोशनल डिटैचमेंट है, कि इवेंचुअली एक पॉइंट पे कटिंग योर लॉसेस, आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लोगों को इसमें आती है। अगर हम इन एरियाज़ की बात करें, और जनरली मेरे काम का बहुत ज़्यादा फोकस इन एरियाज़ पे अब है, वो ये है कि पहली चीज़ के प्रॉब्लम को हम समझते नहीं, प्रॉब्लम को सुनते ही हम सॉल्व करने लग जाते हैं। सो बहुत सारे बिजनेसेस आपको मिलेंगे जो वो काम ही नहीं कर रहे, जो एक्चुअली में मसला था वो कुछ और बना रहे हैं, जो उनका ख्याल है कि मसला है। और दूसरा ये मसला कि जब आपने इमोशनली इन्वेस्टमेंट कर दी और रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर दी, और आपने 10 से 6 महीने कोई काम कर लिया, साल कोई काम कर लिया, तो बहुत सारे लोगों को, और मुझे खुद अपनी ज़िंदगी में व्हेन आई वाज यंगर, एट टाइम्स बहुत ज़्यादा टाइम लगा मूव ऑन करने में चीज़ों से। तो व्हेन आई लुक बैक, सो आई सी कि यार अच्छा, ये काम 4 साल की बजाय हमें 1 साल में पता चल गया था कि नहीं हो सकता, तो हमने 3 साल इसमें मजीद लगा दिए। सो ये दो जो बैलेंस कर पाता है, मुझे लगता है वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाता है, और जो नहीं बन पा रहा होता वो ये दो के दरमियान बैलेंस नहीं कर पा रहा अब होता। बस ये बड़ी ट्रिकी वो है कि आपने पैशनेट भी होना है, बट आपने फिर डिस्पैशनेट होकर भी देखना है कि रियलिटी चेक जो है। अच्छा, ये आजकल के जो यंग बच्चों में देखें तो उनमें सेल्फ डाउट जो है वो बहुत होता है, वो बहुत अरसा यही देखते रहते हैं कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो इसको कैसे हेल्दी तरीके से ओवरकम किया जा सकता मुझे लगता है सेल्फ डाउट तो एक बड़ा की इंग्रेडिएंट है हमारी सारी जनरेशन में, गिवन द अपब्रिंगिंग,
गिवन के हाँ वी बिकम एडल्ट्स, बट हमने अपनी ज़िंदगी में खुद को डिसीजन नहीं लिया होता क्योंकि हमें लेने नहीं दिया जाता। और इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली कंपेयर किया जाता है। मतलब हमारी जनरेशन थी वेयर यू वर कॉन्टिन्यूसली कंपेयर्ड, देयर वाज ऑलवेज समवन बेटर देन यू एंड यू वर always made to realize there is someone better than you. This generation is about everybody is a winner. Both are wrong approaches. There has to be some saner approach in between. But मुझे लगता है सेल्फ डाउट एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओवरली कॉन्फिडेंट होना अपने बारे में, उससे बहुत बेहतर सेल्फ डाउट है। बिकॉज जिंदगी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ का रास्ता इधर से ही निकलता है। सो लर्निंग का रास्ता, फॉर एग्जाम्पल एडमिटिंग कि आपको चीज़ नहीं आती या आप नॉलेजेबल नहीं है, वहाँ से शुरू होता है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि बस मुझे तो सब कुछ आता है, तो आप सीखेंगे नहीं। सिमिलरली जो सेल्फ डाउट है, हम आमतौर पे इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम ही कहते हैं। बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को कॉन्टिन्यूसली ये होता है कि शायद दे डोंट बिलोंग, वो जो काम कर रहे हैं वो उसमें अच्छे नहीं हैं। जो जिस जगह पे पहुंच गए हैं शायद दे गॉट इट थ्रू समवन, सम स्ट्रोक ऑफ लक और व्हाटएवर, नॉट थ्रू देयर हार्ड वर्क। So I think it's a great driving factor. Like fear, it can be used in two different ways. One way is to limit you, जो fear करता है. The other way is to become a driving force, कि आप उसको motivation के तौर पे use करें। तो I think self doubt एक बहुत अच्छी चीज़ है। I think self doubt का रहना एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसको ख़त्म करने पे तो मुझे लगता है फोकस नहीं करना चाहिए, बट ज़्यादा फोकस ये करना चाहिए कि आप जो हैं you're always in the right room। हमारे आई थिंक क्योंकि हम वो डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाते अपनी अपब्रिंगिंग में, हम लोगों को खुद से चीज़ें करना और हैंस फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सिखाते, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, तो फिर लोगों को धक्के खा के चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और आई थिंक सेल्फ डाउट एक पॉइंट से ज़्यादा ऑफ कोर्स नुकसानदेह है, बट एक पॉइंट तक इसका बहुत फ़ायदा है। अच्छा, अगर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, अगर उसकी बात करें तो पाकिस्तान में अब इस वक्त क्या वो मतलब है, वो अब मतलब टेक ऑफ कर गया है या अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है? आई पर्सनली बिलीव कि हमारे इकोसिस्टम में बहुत पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल अभी रियलाइज नहीं हुआ। उसमें बहुत लंबा एक जर्नी बाकी है। एक एग्जांपल मैं दूंगा, बट इससे पहले कि कोई इस पे एतराज़ करे, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बिकॉज वो एक एक्टिविटी हो रही है इकोसिस्टम में, दैट टेल्स यू कि इकोसिस्टम में क्या हो रहा है। इट्स नॉट दी फैक्टर, इट्स नॉट दी जर्नी। खासतौर पर यंग एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं, मैं उनको बड़ा क्लियरली कहना चाहूँगा कि रेजिंग मनी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक काम कर लिया ज़िंदगी में, वो तो सफ़र का आगाज़ होता है असल में। सो हमने देखा कि एक पॉइंट इन टाइम पे $300+ मिलियन हमारी इकोसिस्टम में इन्वेस्ट हो रहे थे। अब वो नंबर बहुत छोटा है। सो दैट फैक्टर हैज़ श्रंक्ड। देयर इज़ नॉट अनफ मनी अवेलेबल फॉर पीपल टू डू इनसेन थिंग्स और डू थिंग्स क्विकली। पैसे का ये बड़ा रोल होता है कि आप या तो बहुत इनसेन एम रखते हैं बिकॉज यू नो यू कैन रेज मनी और आप इसको कर सकते हैं, या आप एक चीज़ को तेज़ी से कर सकते हैं। तो पैसा ना होने की सूरत में नेचुरली चीज़ों पे ज़्यादा सैनिटी चेक आते हैं, चीज़ें स्लो होती हैं। बट जो अच्छी बात होती है वो ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेसेस बनाते हैं जो सस्टेनेबल होते हैं। सो एक माइंडलेस चेजिंग नहीं होती ग्रोथ पे, जो कि दुनिया में प्री एआई, अगर हम प्री ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाले टाइम पे जाते हैं चंद साल पहले, तो ये रियलिटी स्ट्राइक कर रही थी पूरी दुनिया में कि यार थोड़ा सा सैनिटी चेक होना चाहिए। माइंडलेसली फ्यूलिंग ग्रोथ एट द स्टेक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इकोसिस्टम अभी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इकोसिस्टम में, बहुत सारी करेक्शंस हो रही हैं। यूथ इज स्टिल वेरी पैशनेट, लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी इसी तरह से है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। ये जो इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे तकलीक इंक्यूबेशन, बिजनेस इंक्यूबेशन है, तो इनका रोल आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली ये स्टार्टअप को की ग्रोथ में? आई थिंक इंक्यूबेटर्स don't get enough love and get a lot of criticism. Some of it is for the right reasons. पाकिस्तान में काफ़ी बड़े और अच्छे इंक्यूबेटर्स सेटअप करने के बाद मेरी अपनी राय में, मैं खुद भी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करता हूँ इंक्यूबेटर्स पे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू गो रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बट पहले समझने की ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा दे गेट अ लॉट ऑफ एट टाइम्स हेट ओवर के यार बातें ज़्यादा हैं और काम कम है।
बट जो हम रियलाइज नहीं करते कि एज कम्पेयर टू एस्टैब्लिश इकोसिस्टम्स, यहाँ पर अगर किसी का एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे आगे पीछे की सारी पाइपलाइन भी आपको फिक्स करनी पड़ जाती है फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम। जैसे आप देखते हैं कि ई कॉमर्स शुरू की तो अब आपको डिलीवरी भी आपको फिक्स करनी है, सप्लाई चेन भी आपको, हर चीज़ आपको फिक्स करनी है, क्योंकि पीछे आगे आगे पीछे कोई इकोसिस्टम है नहीं। सो इनक्यूबेटर्स से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो यूनिकॉर्न्स निकाल देंगे आउट ऑफ नोवेयर। जब हमारे इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न बन नहीं रहे, अभी अभी हम वहाँ पहुंचे नहीं हैं, तो कैसे निकाल देंगे? सो मेरा तख्लीक जैसा इंक्यूबेटर, उसका प्राइमरी रोल इज टू बी अ हैचरी, कि वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को, अगेन हमारा काम है मौके फ्राहम करना, या मौक़ों से ज़्यादा पाथवे देना, कि जो चलना चाहता है उस रास्ते पर उसको एक रास्ता दिखाई दे, उसको एक गाइडेंस मिले। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस मेंटरशिप पे होता है। हमारा बहुत सारा फोकस जो है वो अच्छे स्टार्टअप्स को कस्टमर ला के देने में, उनको उनको बिजनेस खड़ा करने में, उनको मार्केट कनेक्शंस देने पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं हम, क्योंकि वी फील के असल वैल्यू जो इनक्यूबेटर्स ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा इकोसिस्टम खड़ा है, इज़ टू हेल्प स्टार्टअप्स गेट मोर बिजनेस एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एडवाइस ऑन कि वो प्रॉब्लम सही सॉल्व कर रहे हैं और कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में हम इतने सालों में देखें तो आपको क्या लगता है कि जो स्टार्टअप्स जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो कितनी रेशो है, और वो मतलब उनकी जो वजह है वो क्या इकोसिस्टम है या वो अपनी एफर्ट से सक्सेसफुल हो रहे अगर हम, देयर इज नो स्टडी अवेलेबल, हैं? तो आई विल बी काइंड लाइक टेकिंग एन एजुकेटेड गेस ऑन दिस, क्योंकि कोई ऐसी स्टडी अवेलेबल नहीं है। कुछ स्टडीज़ हज़ारों की तादाद में स्टार्टअप्स के नंबर को कोट करती हैं, कुछ स्टडीज़ जो हैं वो सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात करती हैं, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स हैं, बट ओवरऑल कोई इकोसिस्टम की पूरी एक्टिविटी पे शायद उस तरह से स्टडीज़ इतनी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के सक्सेसफुल होने का रेशो वही है जो पूरी दुनिया में है, जो कि बहुत लो होता है। सो क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत सारी दफ़ा बहुत एटिपिकल सा मुख्तलिफ सा बिजनेस कर रहे होते हैं, और उसको आने में एट टाइम्स समटाइम्स दे आर हेड ऑफ टाइम, जिसको हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं, वो टिपिकली फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज होता है। सो क्योंकि आप इकोसिस्टम में आते हैं, अभी इकोसिस्टम रेडी नहीं होता। सो जनरली स्टार्टअप्स की सक्सेस, आई सी पीपल अराउंड मी मेकिंग अ लॉट ऑफ वायबल बिजनेसेस। आई हैव एडवाइज्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स, एंड अ वेरी हेल्दी 10% ratio of them, 15% ratio of them has survived as business. There is a smaller 3 to 5% ratio that have become bigger businesses, established businesses. And I think that's a very good number. But मैं यहाँ पर ये नंबर अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल इकोसिस्टम में बात करेंगे, these numbers will be lower, but I would say very acceptable. अच्छा, मतलब आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादा जो स्टार्टअप्स जो हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी हमारी जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन जगहों में से कहाँ पे ज़्यादा? सो मैं सिटिंग इन लाहौर, आई वुड से लाहौर, बट डिपेंड करता है आप किस तरह का काम कर रहे हैं। सो अगर आपके काम में पॉलिसी ड्रिवन इम्पैक्ट और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, आई थिंक स्टेइंग इन इस्लामाबाद बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके काम में कॉर्पोरेट इंटरेक्शन ज़्यादा है, स्टेइंग इन कराची, आई थिंक इट मेक्स इट चीपर फॉर यू, क्योंकि बट अगर आप फॉर एग्जांपल B2C प्रोडक्ट कर रहे हैं, या और इस तरह के कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो लाहौर इज़ अ ग्रेट प्लेस। यू कैन फाइंड चीपर वे टू डू थिंग्स लाहौर के अंदर। सो लाहौर लाहौर हैज़ बीन अ मैसिव हब ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम थ्रू एंड थ्रू, जब से हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें। तो आई थिंक ईच सिटी हैज़ इट्स एडवांटेज, और लाहौर का उसमें डिस्टिंक्टिव एडवांटेज ये है कि बड़े शहरों का आमतौर पर एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पर आपको राइट कनेक्शंस, राइट मेंटरशिप और राइट पाथवेज आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, अब जब ऐसे लोग जो इन 3 शहरों में नहीं है बट दे वांट, दे आर पैशनेट टू डू मतलब बिजनेस, वो एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देते हैं? अगेन, इफ you're a B2B business and you want to grow, आपको you have to be in one of these 3 cities. If you're making some really crazy innovative thing, you need the right mentors. जो कि और बाय द वे इसमें मैं ये कहूँगा, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड कि हम बहुत दफ़ा, ख़ासतौर पे एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, वो बहुत सारी अजम्पशंस ले लेते हैं। एक अजम्पशन ये होती है कि यार हम रीच आउट नहीं करते लोगों को। ये कस्टमर के केस में भी होता है, मेंटोर के केस में भी होता है। मैंने जनरली देखा है कि आप किसी भी इंसान को रीच आउट करें फॉर मेंटोरशिप, मोस्ट पीपल रिस्पॉन्ड, मोस्ट पीपल आर विलिंग टू हेल्प।
और ज़्यादा मसला ये होता है कि हम लोग रीच आउट नहीं करते। ये हमारे कल्चर में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है। पीट पोटेंशियल कस्टमर हो, हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं अगला बंदा हेल्प नहीं करना चाहेगा। एंड यस, यस, इवन इफ, हालांकि ऐसा होता नहीं, बट इवन इफ 9 out of 10 people say no, 1 out of 9 person will say yes. And so LinkedIn is a great medium. You don't have to be in a bigger city. You can always reach out. You can always set up a base, talk to a few people, then at some point in time move as well. I see people move for their businesses, not just from smaller cities, but from Islamabad to Lahore, or from Lahore to Karachi as well, or Karachi, or other way around. So if you're at a certain stage कि अगर आपको ग्रोथ पेन्स हैं, you'll have to move to a city based on आप operations कैसे कर रहे हैं. But having said that, a lot of times this comes from a point of ignorance as well. हमें लगता है कि शायद और जगहों पर businesses नहीं हो रहे. आप फैसलाबाद चले जाएं, you stand in a market, in a compound, you'll see कि अच्छा इन 4 buildings में 200 companies के दफ्तर हैं. आप साउथ में चले जाएं, मुल्तान में, बहावलपुर में, there are some big companies there जो वहाँ पर काम कर रही हैं. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स से इफ यू आर लुकिंग एट एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट, तो वो तो वैसे भी आप कहीं से बैठ के कर रहे हैं ना. सो टैलेंट मिल जाता है, यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज एज वेल. मैं एग्जांपल देता हूँ. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ हाउ यू गो अबाउट डूइंग दिस. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू लुकिंग फॉर ग्रेट पीपल, और आपको लगता है ये छोटे शहरों में नहीं होते, बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन हर कोई बड़े शहरों में पढ़ने आता है, सब कुछ आता है, बट अलॉट टाइम्स उनकी बेस पीछे वापस ही होती है. सो यू कैन ऑलवेज ऑफर देम टू कम बैक. True. And they'll be with their families, they'll be in a city which is cheaper and everything. True. And you can set up base there. True. And so it's a matter of how you turn things around, how you think about it. अच्छा, अगर मार्केट एक्सप्लोर करने की बात करें तो एक जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है वो मतलब रियल मार्केट गैप जो है उसको किस तरह मतलब ढूंढे भी और मतलब एनालाइज भी करे. ये इंटरेस्टिंग सवाल इस तरह से है कि आई टीच प्रोडक्ट रिसर्च या एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम डिस्कवरी का जो प्रोसेस होता है. सो दैट्स समथिंग आई टीच एज वेल, दैट्स समथिंग आई डू ट्रेनिंग्स ऑन एज वेल. तो पहली तो चीज़ ये है कि जो पहला सवाल है ना कि कैसे प्रॉब्लम का पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है. इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ लाइफस्टाइल. और वो ये है कि, और जो हमारी हाँ, मैं पेरेंट्स को खास तौर पर गुजारिश करूँगा. आई थिंक पेरेंट्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल है. हम बात भी कर रहे थे पेरेंटिंग पे अभी थोड़ी देर पहले. सो हमें वी नीड टू लेट आवर किड्स ट्राई थिंग्स. हम फेलियर से बहुत बड़ा डर डाल देते हैं लोगों को, हम एक्सपोजर रोक देते हैं लोगों का. सो प्रॉब्लम्स आपको ऐसे समझ आती हैं जब आप नई नई काम करते हो, नई नई चीज़ें ट्राई करते हो. मैं एग्जांपल दूंगा कि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी के 4 साल कम से कम आप 7-8 चीज़ें डिफरेंट ट्राई करें. आपके पास 4 समर है तो 4 चीज़ें तो ट्राई करें मुख्तलिफ, और उनमें से आपको लगेगा कि इस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं. एंड इसमें हर तरह का एक्सपोजर है. इसमें सोशल वर्क का भी एक्सपोजर है, इसमें सेल्स का भी एक्सपोजर है, इसमें क्या कहते हैं डिफरेंट मार्केट्स में जाने का भी एक्सपोजर है, चीज़ें ट्राई करने का भी एक्सपोजर है, लोगों से बात करने का भी एक्सपोजर है. सो ये सारे एक्सपोजर्स आपको एक्सपोज करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, और उसमें आपको नज़र आना शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स. अच्छा, अब प्रॉब्लम नज़र आ जाती है तो उसके बाद प्रॉब्लम समझने का तरीका जो आप कह रहे हैं, वो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप कस्टमर से कन्वर्सेशन करें, बात करें, जिसको मैं कहता हूँ गप लगाएं. और वो जो गप लगाना ना, और मैं आमतौर पे कहता होता हूँ बहुत ज़्यादा जब पढ़ाता हूँ तो अपनी क्लास को एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो अम्मियाँ हैं ना, वो बड़ी बेहतरीन रिसर्चर होती हैं. अगर किसी ने अपनी अम्मी के साथ ट्रेन में सफ़र किया हो तो वो 60 बैच जो खातून होती हैं ना, उनकी शादी हुई है, बच्चे कितने हैं, सास कैसी है, नंदे कैसी, सब अम्मी पता करवा लेती हैं. एंड आई डोंट मीन इट इन अ मॉकिंग वे, आई एम अप्रिशिएटिंग, बिकॉज अम्मियाँ जो हैं दे आर ग्रेट एट मेकिंग पीपल कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम. एंड ग्रेट रिसर्चर को ये स्किल डेवलप करने की जरूरत है. और आजकल एआई के दौर में आई थिंक ये वो एक स्किल है जो पीपल इंटरेक्शन की, जो आपसे कोई नहीं ले सकता. बिल्कुल. सो that's how, by having those conversations, asking the right question. बट एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से सब लोगों को, कि बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी अपनी रिसर्च में जाकर ये सवाल मत करें कि हम आपको ये अगर बना कर दें तो क्या आप इस्तेमाल करेंगे. दैट्स द वर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क इन योर रिसर्च. सो हमेशा आस्क अबाउट किसी की प्रॉब्लम्स. अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, उनकी क्या मोटिवेशन है, उससे आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल कितना इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए. सो दैट्स हाउ यू फाइंड दिस आउट. हमारे यहाँ जो है वो एक भेड़ चाल
का भी बहुत ट्रेंड है ना कि किसी की एक चीज़ सक्सेसफुल हुई तो अगले 10 लोग जो है वो उसी सेक्टर या उसी प्रोडक्ट को ही पकड़ लेंगे। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन से भी अनटैप्ड मतलब ऐसे पोटेंशियल सेक्टर्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है न्यू एंटरप्रेन्योर्स को? भेड़ चाल तो हर इकोसिस्टम में होती है, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं गेट कीपर्स ऑफ द इकोसिस्टम से बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि थोड़ा सा जब हमारी यूथ है, ख़ासतौर पर वो लोग जो इनक्यूबेटर चला रहे हैं, वो लोग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं स्टूडेंट्स पे, खुदारा अपने प्लेटफॉर्म को इसलिए इस्तेमाल मत करें कि वो जो लोग क्या कहते हैं ना, बेच रहे हैं चीज़ों को कि भाई हर किसी को ये करना चाहिए, और विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट सब कुछ, कि भाई हर बंदा फॉर एग्जांपल अमेजोन पे बेचे। भाई नहीं बेचे हर बंदा अमेजोन, जिसको बेचना है वो बेचे, जिसको नहीं बेचना, जिसको कुछ और लगता है वो बेचे। तो ये जो हर बंदा अपना इनिशिएटिव सेल करता है ना जी, सबको ये करना चाहिए, गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप भी सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको कभी भी ये लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए यूथ के साथ कि सबको ये करना चाहिए। यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन समवन जिसका नहीं पैशन, या जिसको नहीं समझ आती, या कुछ और करना चाहता है वो जिंदगी में। सो पहले तो गेट कीपर्स प्लीज सेट अप क्राइटेरियाज। जब आप ऐसे लोगों को यूथ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके सामने खड़ा करते हैं, तो हमेशा ये वेरीफाई करें कि आप किसको कहाँ लेके जा रहे हैं। जहाँ तक अनटैप्ड एरियाज की बात आती है, तो हमारी पॉपुलेशन इज़ अ मैसिव पॉपुलेशन। आजकल हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है, फूड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एआई, आई नो कि शायद हमारे इकोसिस्टम में लार्जर स्केल तो इनिशिएटिव्स पॉसिबल नहीं है, बट एआई के थ्रू हर चीज़ बहुत आसान हो गई है। तो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लॉन्चिंग देम क्विकली इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में फिनटेक एक बहुत हैपनिंग एरिया है, और फिनटेक लाजमी नहीं कि आप फिनटेक में हो तो आप को लाइसेंसेस की ज़रूरत है। देर आर वेज टू गो अराउंड दैट। फिनटेक के अंदर कॉन्टेक्चुअल फिनटेक एक बहुत बड़ा एरिया है। सो देर आर प्लेंटी ऑफ, वही बात है, हमारे यहाँ लोगों ने खाना पहनना तो बंद नहीं करना, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। टैलेंट हमारे यहाँ बहुत है टेक का, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी बड़ी हाइप ऑनलाइन क्रिएट होती है ना, बट मतलब है ये कि वो रियलिटी वर्सेस जो उसकी जो हाइप है उसमें जेन्युइन अपॉर्चुनिटी भी होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें बात ये होती है कि आप खुद तो अहमकों की जन्नत में नहीं रह रहे। देखिए, इंसान किसी से झूठ बोलता है वो एक चीज़ होती है, अपने आप से झूठ बोलता है ना तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता है, ठीक है। और ये नहीं है कि किसी और से भी झूठ बोलना चाहिए, बट अपने आप से झूठ बोलना तो बिल्कुल ही आप एक बेमकसद सी काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ की हाइप होती है ना, तो दुनिया में कुछ कंपनीज होती हैं जो उसमें वाकई बहुत बड़ा काम कर रही होती हैं। आप जैसे AR VR की बात करते हैं, तो एप्पल, मेटा, गूगल, इन सब ने AR के बेस प्लेटफॉर्म बनाए। दे वर डूइंग सम रियल फैंटास्टिक वर्क, उन्होंने वो बना दिए। बहुत सारी कंपनीज हैं जो उसके बाद उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही हैं, या वो सेकेंडरी बहुत इम्पैक्टफुल काम कर रही हैं, बहुत बड़े बिजनेसेस बना रही हैं। और फिर बहुत बड़ी एक लॉन्ग टेल होती है किसी भी हाइप एरिया में, जो कंपनी सोच रही होती हैं कि हाँ वो काम कर रही हैं, या उनको लग रहा होता है वो काम कर रही हैं, बट वो नहीं कर रही थी। AI इज अनदर फील्ड जिसमें हर बंदा AI का नाम ले लेता है, और समटाइम्स पीछे AI तो कुछ होती नहीं, ठीक है। सो आई थिंक द ओनली वे टू अंडरस्टैंड, इन चीज़ों को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि आप अपने ब्रेन मसल्स एक्सरसाइज करें। आप एक बार बार चीज़ों को समझने की, उन पे गौर करने की जो है ना, वो एक आदत पैदा करेंगे तो आपको समझ आना शुरू होगा। क्योंकि वो आदत नहीं पैदा होती तो हम हमेशा जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई मुझे बता देगा। अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी कि मुझे इस बारे में बता दें, एंड आई एम लाइक नहीं नहीं, तुम इस बारे में खुद रिसर्च करो और मुझसे आगे सवाल करो। वो सवाल मेरे वक्त का भी अच्छा इस्तेमाल है और तुम्हारी लर्निंग के लिए भी अच्छे हैं। बट अगर तुम मुझे वो चीज़ पूछो तो तुम गूगल सर्च कर सकते हो, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। सो आई थिंक वो मसल जो है, हमें उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है, और वो तभी होता है जब एक कॉन्टिन्यूस हम इंक्वायरी के फेज में नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बात सवाल के जवाब में, हम जवाबों से डरते हैं। हम सवाल इसलिए नहीं करते कि हमें लगता है कहीं जवाब ये ना आ जाए। मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं जानना नहीं चाहूंगा किसी को इस्तेमाल करनी है कि नहीं करनी। क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया कि नहीं करनी, तो मैं क्या करूंगा? ये तो मेरी जिंदगी का मकसद है। तो
सवाल मैंने जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि जवाब कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, सवाल क्या कर रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो सवाल करने की आदत डालना मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन आदत है, और वो आपको ये सारे चैलेंजेस ओवरकम करने में हेल्प करेगी। अच्छा, जो कंपेटिटर एनालिसिस है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और आप क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो फाउंडर्स हैं वो इसको कितना मिसअंडरस्टैंड करते हैं? आई थिंक मिसअंडरस्टैंड तो नहीं करते, बट पर्पसफुली दे स्वीप इट अंडर द कारपेट। लोगों को लगता है कि मैं अगर कहीं एडमिट करूंगा मेरा कोई कंपेटिटर है हम्म। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कंपेटिटर होना अच्छी बात है। हम्म। और पहली चीज कंपेटिटर होने का फायदा ये है कि आप प्रूव कर सकते हैं कि ये हैपनिंग मार्केट है जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप आके किसी को कहते हैं ना कि मेरा कोई कंपेटिटर नहीं, तो उसका मतलब है कि आपकी मार्केट में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। आजकल के दौर में कोई ऐसी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती मोर और लेस जो अनटैप्ड हो कंप्लीटली। सो कंपेटिटर होने का पहला तो फायदा है। दूसरी बात ऑफ कोर्स जो सारी दुनिया में बताती आ रही है, किताबों में भी हम पढ़ते हैं कि आप कंपेटिटर से सीख सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी से, उसकी मिस्टेक से सीख सकते हैं। सो मैं पर्सनली समझता हूँ कि आपको बाय नेम अपने कंपेटिटर्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। इवन जब हम लोगों को सिखाते हैं कि इन्वेस्टर के सामने पिच करना है, तो हम उनसे कहते हैं ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नेम एंड ऑन मेरिट कंपेयर योर सेल्फ टू योर कंपेटिटर्स। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया दैट डेमोन्स्ट्रेट्स कि आपकी डेप्थ क्या है उस नॉलेज की, जो जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस एरिया में आप बिजनेस बना रहे हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो सुन रहे हैं, वो ये होगी कि कभी भी इसको डोंट स्वीप इट अंडर द कारपेट, एक्नॉलेज योर कंपेटिटर। अच्छा, ये बताएं कि डेटा और स्टेटिस्टिक्स जो है वो तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें डेटा और स्टेटिस्टिक्स के साथ इंट्यूशन कितनी इम्पोर्टेंट है? सो इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है जब आप अर्ली स्टेज पे कोई भी वेंचर बिल्ड कर रहे होते हैं। इट्स ऑल इंट्यूशन, इट्स ऑल पैशन, इट्स ऑल इंट्यूशन, ठीक है। और उसके बाद बहुत अर्ली स्टेज से एक्चुअली बहुत सारे लोग समझते हैं कि डिज़ाइन एक यूरिका मोमेंट्स होती हैं, आपको आमद होती है और आप कुछ बना देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। डिज़ाइन इज़ अ मेटिकुलस प्रोसेस। आई थिंक द मोस्ट मेटिकुलस प्रोसेस, सबसे ज़्यादा सख्त प्रोसेस और थॉरो प्रोसेस डिज़ाइन का होता है। सो शुरू में बहुत सारी इंट्यूशन होती है, उस इंट्यूशन की बेस पे आप बहुत जल्दी वेरीफाई करना शुरू करते हैं डेटा के थ्रू। सो पहला डेटा इन्वॉल्वमेंट आ जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की या प्रोडक्ट की दुनिया में, कि आप कस्टमर कन्वर्सेशन जो हमने बात की वो आपको डेटा दे रही है। आप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक स्मॉल सेट ऑफ डेटा है जो आपको बताता है। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट लॉन्च के फेज में आ जाते हैं, तो फिर फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इज ऑल डेटा। और इंट्यूशन का इस्तेमाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लोग डेटा वाला काम इंट्यूशन से करा रहे होते हैं, इंट्यूशन का काम कुछ और है। इंट्यूशन का काम ये है कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं और आप सक्सेसेस या फेलियर्स देखते हैं, दैट्स वेयर योर इंट्यूशन कम्स इन, कि आप उस इंट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए नए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें। एंटरप्रेन्योरशिप इन अ वे इज ऑफ कोर्स अ वेरी इमोशनल थिंग, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। सो इस प्रोसेस के अंदर आप बिल्कुल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। और वो मेथोडोलॉजी क्या है? आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, और या तो उस हाइपोथेसिस को सही प्रूव करते हैं या उसको गलत प्रूव करते हैं, और फिर आप एक नई हाइपोथेसिस बनाते हैं। सो कमिंग अप विद न्यू थिंग्स इज वेयर इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द वेरिफिकेशन इज थ्रू डेटा। देयर इज नो, लोग वेरिफिकेशन में इंट्यूशन डाल देते हैं, वहां कोई रोल नहीं है इंट्यूशन का। अच्छा, जो सेक्टर चूज करने के लिए मतलब है, कोई ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को तो बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से जब भी आप कोई भी वेंचर बनाना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको पहला सवाल करते हैं कि एक सवाल उसमें से है, कुछ मेजर सवाल है उसमें से एक सवाल ये है कि ये जो प्रॉब्लम है जो मैं देख रहा हूँ, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ? और इस सवाल के बहुत सारे जवाब हैं। एक जवाब ये है कि हाँ, ये मेरी एक्सपर्टीज के एरिया में है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एक जवाब ये है कि नहीं, पर मैं ये सीख सकता हूँ, ठीक है। एक जवाब ये है कि मैं ऐसे पार्टनर्स ढूंढ सकता हूँ जिनको ये काम आता है। एक जवाब ये है मैं ऐसे लोग हायर कर सकता हूँ जिनको ये काम आता है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि इट्स नॉट कि आपको कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट अबाउट कि आप में कितनी विल है टू डू समथिंग। बहुत सारे लोग, देयर इज अ कॉन्टिन्यूस डिबेट अराउंड कि अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि डायरेक्ट आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जंप नहीं करनी चाहिए, पहले आपको नौकरी करनी चाहिए, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं स्टार्टअप में नौकरी करनी चाहिए।
बट मेरा सवाल यही है उन लोगों से कि फिर नौकरी में अगर वो क्वालिटी ना हुई उस कंपनी की, या आपके काम की वो क्वालिटी ना हुई, या आपको एक्सपोजर वो ना मिला, या आपको अपॉर्चुनिटी वो ना मिली, तो आप क्या सीखेंगे? कुछ नहीं। सो वो अपॉर्चुनिटीज आप खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो ऑफ बाउंड है। सिर्फ कुछ जगहों पर यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं समझता हूँ टिपिकल से ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, कि वो जैसे B2B बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। B2B बिजनेसेस में ऑफ कोर्स टू मेक सेल्स यू नीड मोर कनेक्शंस, यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल करते हैं। B2G आई थिंक आपके बिजनेस की फाते है अगर आप गवर्नमेंट को बेचने जा रहे हैं एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, आप समझते हैं गवर्नमेंट विल बी माय फर्स्ट कस्टमर, डोंट। आई थिंक अगर मैं एक सेक्टर आपके सवाल के जवाब में कहूँ कि जहां पर ना जाएं यंग एंटरप्रेन्योर्स, इज इज टू गवर्नमेंट शुड नॉट बी योर फर्स्ट कस्टमर। अगर हम देखें तो कोविड के बाद से और पिछले चंद सालों में हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बायर प्रेफरेंसेस चॉइसेस चेंज हुई हैं। अभी भी बहुत चीज़ें अगर देखें तो 25 जो ये 25 जो है वो भी मतलब बड़ा मिक्स है सेंटिमेंट के साथ। तो 20 ये 26 के लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? आई थिंक फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स एक ओवर आर्चिंग तो एक अनसर्टनिटी AI की है। पर मुझे लगता है, मैं ये AI के बारे में तो अभी नहीं कह सकता, बट जनरली अगर आप पैटर्न देखते हैं तो हमारी मार्केट एक बड़ी अजीब सी मार्केट है। बहुत दफ़ा इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हो रहा होता है इससे कोई ताल्लुक नहीं रखती हमारी मार्केट। उसके ड्राइविंग फैक्टर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, और मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है हमारी मार्केट की, कि दुनिया में इकोनॉमिक ब्लड बात हो रहा होता है और हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही होती है, या हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही होती है। दुनिया में ब्रिक एंड मॉर्टर ख़त्म हो रहा होता है, हमारे यहाँ रिटेल जो है वो बूम सेक्टर में होती है, ठीक है। सो उसकी वजह ये है कि बहुत सारी हमारी फाइनेंस, हमारी इकोनॉमी बड़े डिफरेंट तरीके से चलती है। हमारी इकोनॉमी जनरली भी बहुत बड़ा सेक्टर स्टिल अभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बहुत डिफरेंट तरीके से चलता है। सो आई सी कि देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, देर इज़ सम अनसर्टनिटी अराउंड AI, देर इज़ सम सर्टनिटी अराउंड के एजुकेशन के क्या नए एवेन्यूज होने चाहिए, बट ऑल ऑफ दैट इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिसरप्शन। सो मुझे नहीं लगता कि कोई आई डोंट सी थिंग्स स्लोइंग डाउन एनी टाइम सून। ओके। अच्छा, मतलब आइडिया टेस्ट करने के लिए मतलब क्या ऐसे वेज हैं जिनसे कि मतलब फास्टेस्ट और बेस्ट पॉसिबल आइडिया जो है उसको टेस्ट किया जा सके? इस सवाल का जवाब देने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट तरीका, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि ओके जी, ऊबर एक ऐप है, फूड पांडा एक ऐप है, तो हमें लगता है कि हम ऐप बना लेते हैं और काम हो जाएगा, बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। सो मेरे पास कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट आया और उसने कहा वो सब्जी सप्लाई करने की कोई ऐप बनाना चाह रहा था, कि हम सब्जी सप्लाई करेंगे लोगों को एंड एवरीथिंग। और हमने उससे कंपेटिटर के एनालिसिस पे बात की, सब कुछ किया, लेकिन हमने उसको कहा यार एक काम करो, पहले 3 महीना सब्जी कोई एरिया पकड़ो और वहाँ ना खुद जाके सब्जी सप्लाई करना शुरू कर दो, ऐप मत बनाओ। अगर तो तुम्हें 10 कस्टमर मिल जाते हैं और वो तुम्हारी सप्लाई से खुश होते हैं और तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, तो तुम्हारी वैलिडेशन हो जाएगी, फिर तुम ऐप बना लो। सो पहला तो ये मुगालता कि टेक्नोलॉजी कुछ आपके लिए कर देगी। टेक्नोलॉजी कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई ऐप आपका कुछ नहीं काम नहीं कर सकती जब तक आपको कोर प्रॉब्लम नहीं समझ आई और वो बिजनेस कैसे चलता है समझ नहीं आया। सो ये इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। ओके। तो ये अच्छा ये बताएं कि प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस मतलब ज़्यादा बेहतर एवेन्यूज किस में है? मैं इसके आंसर में तो बहुत बाइस्ड आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी खुद प्रोडक्ट्स किए और सर्विसेज में मैंने बहुत मुश्किल से शायद 3 साल अपने करियर में काम किया। सो मेरे लिए प्रोडक्ट्स मूव द इकोनॉमी इन अ वेरी डिफरेंट वे। प्रोडक्ट्स सर्विसेज के बिजनेस को, और मेरे बहुत सारे लोग शायद नाराज़ हो जाएं जो सर्विसेज के बिजनेस चलाते हैं, उनके साथ माजरत के साथ, आई थिंक सर्विस का बिजनेस जब आप एक पॉइंट पे ग्रो कर लेते हैं तो फिर आप अपने आप से एक फंडामेंटल सवाल करते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए या नहीं। और अगर ज़िंदगी में सुकून नहीं चाहिए तो आप सर्विसेज के बिजनेस को और ग्रो करते हैं, वरना आप उसको उतना ही छोड़ देते हैं जितना होता है। प्रोडक्ट और आप सर्विसेज में देखें ना, सर्विसेज में एक आर्बिट्राज है आपका, वो अगर टेक्नोलॉजी है तो वो जितने लोग हैं उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, और वो रेशो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट एट द एंड दे आपको लोग बढ़ाने हैं टू इंक्रीज रेवेन्यू। प्रोडक्ट्स आर लॉट रिस्की, लेकिन वही बात है, एक हॉकी स्टिक ग्रोथ है, उसमें एक वैली ऑफ डेथ है। उस वैली ऑफ डेथ में तो बहुत सारे स्टार्टअप्स मर जाएंगे, लेकिन जो निकलते हैं उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है।
एंड आई नो के क्लीशे एग्जांपल्स हैं, बट जब व्हाट्सएप जैसी कंपनी 55 लोगों के साथ $18 बिलियन की बिकती है, या इंस्टाग्राम जैसी कंपनी 10 लोगों के साथ $1 बिलियन की बिकती है, तो फिर देयर इज नो आर्ग्यूमेंट जो सर्विसेज के शोल्डर पे बनाया जा सकता है. इट्स प्रोडक्ट्स मूव द इकोनॉमी इन अ वेरी डिफरेंट वे. और हमारी जैसी मार्केट में सर्विसेज तो ख़ास तौर पे अब मुझे लगता है कि अगेन टेक ज़्यादा बायस में बात कर रहा हूँ कि एआई की वजह से सर्विसेज सेक्टर बहुत हैवीली इम्पैक्टेड है, बट प्रोडक्ट सेक्टर में और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो भी निकल रही हैं एआई की वजह से. बट अगर आई डोंट नो, आप शायद इस बात पे बात करना चाहें कि नहीं करना चाहिए कि ये एंड या और है, या क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्विसेज शुरू कर देते हैं फिर प्रोडक्ट बनाएंगे. और ये इंटरेस्टिंग थॉट है, पर जो सबसे हार्ड ट्रांजिशन मैंने होती देखी है ना किसी कंपनी में, वो सर्विसेज कंपनी को प्रोडक्ट में जाते देखा. ये एक ऐसी है कि तकरीबन इम्पॉसिबल बात है. मे बी कुछ लोग हों, कुछ कंपनीज हों जो ये कर पाती हों, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ माइंड सेट है. ये दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं है. आपके लोग उनके डिफरेंट इंटेलेक्चुअल मसल ट्रेंड हैं, अगर वो सर्विसेज में हैं वो प्रोडक्ट में नहीं जा सकते. फिर आप एज अ बिजनेस, क्योंकि जब आप सर्विसेज को छोड़ के प्रोडक्ट में जाते हैं ना, या सर्विसेज को छोड़ के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन एसेंस अगर मैं डम डाउन करूं उस क्वेश्चन को जो आप अपने आप से पूछेंगे, तो वो क्वेश्चन ये है कि कैन आई से नो टू मनी नाउ in a faint promise of maybe a lot more money in the future? Most people's answer to that question will be no. सही, बिल्कुल सही. नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप में, और खास तौर पे स्टार्टअप के लिए? So मैं तो खुद इंट्रोवर्ट हूँ, तो आई हैव नेवर नेटवर्कड दैट मच. नेटवर्किंग एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट बहुत ओवर सेल की जाती है हमारे इकोसिस्टम में. So most people here are over networking. As a young entrepreneur, मैं समझता हूँ कि you should put your head down और काम करें और वैल्यू क्रिएट करें. वैल्यू क्रिएट करेंगे, नेटवर्क खुद ब खुद बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर आपको नेटवर्किंग करनी ही है, तो पहले तो ये सोचें कि आप कहीं जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और आपने लोगों से बात क्या करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस की एलिवेटर पिच नहीं आती, 30 सेकंड पिच नहीं आती, और वो नेटवर्किंग इवेंट्स में फिर रहे होते हैं, हर नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे होते हैं. सो आई सी नो पॉइंट ऑफ दैट. सो मैं ज़ाती तौर पर नेटवर्किंग का बहुत फ़ैन नहीं हूँ, बट एक थोड़ा सा अमाउंट में नेटवर्किंग करने का फ़ायदा है. बियॉन्ड दैट पॉइंट इट्स यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. तो मतलब है जो अगर हम फंडिंग और कैपिटल की बात करें, तो मतलब एक फर्स्ट टाइम स्टार्टअप को जनरली कितना कैपिटल चाहिए होता? नॉलेज इकोनॉमी के अंदर तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चाहिए होता है. और हमने बारहा इस चीज़ को देखा है. जब भी आप एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे, उनका पहला क्वेश्चन ये होगा कि फाइनेंस, कैपिटल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये नहीं होंगी तो काम नहीं होगा. तो पहली तो बात ये कि आइडिया स्टेज स्टार्टअप को तो वैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो फिर तो कभी काम नहीं होगा. और मैं इस बात को इस तरह से देखता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिसोर्सफुल होते हैं. सो दे ऑलवेज फिगर थिंग्स आउट. यू कैन ऑलवेज फिगर आउट अ चीपर वे ऑफ डूइंग समथिंग. एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, अर्ली स्टेज वेंचर्स में, दैट्स द की मैट्रिक्स कि हाउ कैन यू फिगर आउट अ चीपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. और क्रिएटिविटी भी जो है ना, वो एक्चुअली लिमिटेशंस में थ्राइव करती है. तो वो पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है जो शुरू के बिजनेस को हेल्प कर सकती है. हाँ, पैसे का रोल मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं टू थ्रो फ्यूल ऑन फायर. कि एक चीज़ आपने कुछ बना ली किसी पॉइंट पे, तो अब आप उसको ग्रो करना चाहें इनसेन, तो फिर पैसे का बहुत बड़ा रोल है. बट उससे पहले मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोगों को स्लोअर वे में, बट दे बिल्ड रिलायबल बिजनेसेस, फार मोर स्ट्रॉन्गर केपीआईज बिजनेस एज कम्पेयर टू अ फंडेड बिजनेस जो माइंडलेसली ग्रोथ को चेज कर रहा होगा. सो येस, मनी इज इंपॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट दी थिंग. अच्छा, मतलब ये ग्रोथ के लिए मतलब ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी सारी सेविंग लगा दें, या फैमिली के पैसे सारे जो है वो ग्रोथ में लगा दें? देखें, ग्रोथ में तो नहीं, बट वही बात है कि हम कहते हैं ना, राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो पहला राउंड करते हैं फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड फूल्स. तो एंटरप्रेन्योर्स आमतौर पर बड़े जो है ना वो कन्विंसिंग होते हैं, कोर्सिव होते हैं. तो फैमिलीज पहला विक्टिम होती हैं एट टाइम्स कैपिटल डालने का उनके वेंचर्स में. सो मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा कि रेजिंग मनी के बारे में लोग बहुत फैंटेसाइज करते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं, बट रेजिंग मनी चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. मैं ये नहीं कर रहा कि गुड या बैड, बट मैं ये जरूर करूंगा कि एवरीथिंग कम्स विद अ कैच. जब आप बिजनेस को खुद बिल्ड कर रहे होते हैं,
तो you are the independent decision maker. You do whatever you want to. A lot of people use that to great advantage. A lot of people fail because of that, because they don't have the discipline. When you raise money, you have boards, you have people to answer to. Your everything might not be kind of like endorsed, and there are a lot of governance that comes with a company that has raised money. So हर चीज की अपनी ups and downs हैं, and I think उसको समझना जरूरी है. तो पाकिस्तान में फंडिंग ऑप्शंस जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं स्टार्टअप्स के लिए? आई बिलीव कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. हमारे पास यहाँ पर बहुत कम वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं. देर आर सम पीपल हु आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क, बट सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे पास एंजल इन्वेस्टमेंट्स है. देर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो बेसिकली एंजल पहला आपका कमर्शियल चेक डाल रहा है. सो एंजल्स छोटे चेक्स लिखते हैं बट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एंजल्स हमारे पास बहुत कम है, और फिर ऊपर ऊपर हर स्टेज पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. बट बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अभी इग्नाइट ने पाकिस्तान स्टार्टअप फंड शुरू किया है. वो प्राइमरीली इसलिए शुरू किया गया है कि लोग इनकरेज हों टू इन्वेस्ट कैपिटल इन स्टार्टअप्स, जो कि अप टू 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट राउंड आपकी जो है उसमें पुट इन करता है विद नो इक्विटी. सो इसी तरह से स्टेट बैंक इज वर्किंग ऑन सम प्रोग्राम्स एज वेल. लेकिन इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट का आगे तब जाएगा. मैं आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर कि जब तक लोकल इन्वेस्टमेंट्स और लोकल एग्जिट्स नहीं होंगे, मार्केट आगे मूव नहीं करेगी. बाहर से पैसा आया हमारे इकोसिस्टम में, उसने चले ही जाना था. दैट वाज बाउंड टू हैपन, ये होना ही था. सो देर आर प्लेंटी ऑफ लेगेसी बिजनेसेस हेयर, बिग बिजनेसेस हेयर, जिनको अपने आप को रीडिस्कवर करने की जरूरत है. दे नीड टू कम इन टू द वेंचर मार्केट. वो इन्वेस्ट करें, अपना मोमेंटम डालें, और इसके ऊपर फिर इसी पर्सपेक्टिव से एंजल्स को, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में एंजल्स को और लोकल फंड्स को एजुकेट करने के भी मुल्क में प्रोग्राम बहुत सारे शुरू हो रहे हैं. सो आई सी द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. वी आर नॉट देयर इन बाय एनी मीन, बट वी हैव अ पाथवे जहाँ हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं. ये जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं ये एक अर्ली स्टेज बिजनेस के लिए वाइबल है? अर्ली स्टेज बिजनेस तो देखिए हमारे यहाँ बहुत कम जो है वो पैसे रेज कर पाते हैं, बट अर्ली स्टेज जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर जो होता है वो फाउंडर होता है. जो आपका अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फाउंडर की क्वालिटी क्या है. एंड इसमें ऑफ कोर्स हर किसी का अपना क्राइटेरिया होता है. मेरे क्राइटेरिया में एज या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नहीं होता. मैं जनरली देखता हूँ कि फाउंडर कितना ट्यून्ड इन है, जिसको हम कहते हैं कि वो कितना हाउ दे शो अप इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, देयर एक्सपेरिमेंट्स. आई वर्क विद सम फैंटास्टिक यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनको मैं एडवाइस करता हूँ, रियली अंडरस्टैंड, हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे बिल्ड करें. फॉर दोज फाउंडर्स मनी कैन ऑलवेज बी अरेंज्ड. फॉर मोस्ट पीपल कांट बी, बिकॉज अभी हमारे इकोसिस्टम में इतने पैसे नहीं हैं कि वो इन अ वे, मैं अगर सिंपल वे में कहूँ ना, एंटरप्रेन्योर की लर्निंग को फाइनेंस करें. वो पैसा नहीं है हमारे इकोसिस्टम में भी. लेकिन इतना पैसा ज़रूर है कि इफ़ यू आर द राइट एंटरप्रेन्योर तो आप किसी ना किसी पाथवे पे चल सकते हैं. बट मेजॉरिटी पैसा एक ऐसे क्राइटेरिया पे शायद इन्वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत कम है जिस क्राइटेरिया को मेजॉरिटी लोग ना मीट कर पाए शायद. मतलब आप इतने अरसे से ये इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के इकोसिस्टम से अटैच हैं, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, यंग खासतौर पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ज़्यादातर क्या गलती कर रहे हैं? वेरी अर्ली स्टेज पहली गलती तो वही है कि प्रॉब्लम ही नहीं समझते जो वो सॉल्व कर रहे हैं, और समटाइम्स साल लगा देते हैं एक सोल्यूशन बनाकर और सोच रहे होते हैं बिक क्यों नहीं रहा, क्योंकि किसी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करा. सबसे पहली गलती तो जनरली हमारे यहाँ यही की जाती है. दूसरी वो एक अपब्रिंगिंग से ताल्लुक़ रखती है अगेन, कि अपनी डिसीजन और अपना थॉट प्रोसेस. मेंटरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के हाथ पे बैत कर ली और अब आप उनकी हर बात मानेंगे. मेंटरशिप का मतलब ये है कि, या नेटवर्क करने का मतलब ये है, लोगों से बात करने का मतलब ये है कि यू आर कलेक्टिंग डेटा, यू आर कलेक्टिंग ओपिनियंस. डिसीजन मेकिंग आपकी अपनी है. सो आई थिंक एक वीकनेस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर या प्रोडक्ट डिज़ाइनर ना, उसका सबसे बड़ा काम होता है डिसीजन मेकिंग. आप दिन में सैकड़ों के हिसाब से डिसीजंस ले रहे होते हैं वेरी क्विकली. ये आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम लोगों को उतना अनेबल ही नहीं करते. आप यूनिवर्सिटीज़ तक आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई अपनी डिसीजन खुद नहीं ली होती. सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है लोगों को. बट सबसे बड़ी गलती जो मैं कहूँगा वो यही है कि हम प्रॉब्लम ही नहीं समझते जो हम सॉल्व कर रहे हैं, और हम उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं.
मतलब आपने खुद भी एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वो मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सा आपका ऐसा फेलियर था और उससे आपकी एक आउटलुक और अप्रोच कैसे चेंज हुई? मेरे ख्याल से फेलियर तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको काउंट फॉर करने बैठेंगे तो ये सारी पॉडकास्ट फेलियर गिनने में लग जाएगी। बट एवरी फेलियर टीचेस यू समथिंग एंड इट मस्ट। वो जो हम कहते हैं ना, आजकल आपने आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराते हुए एक वर्ड इस्तेमाल किया जो एक्चुअली आज तक ना मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराते हुए इस्तेमाल किया और ना मैं खुद अपनी बायो में लिखता हूँ, विच इज़ सीरियल एंटरप्रेन्योर। बिकॉज मुझे वो वर्ड, मैं उससे बहुत अवर्स हो गया हूँ क्योंकि वो इतना ओवर यूज़ होता है। क्योंकि हर बंदा एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बन गया। आपने 2-2 महीने भी कोई बिजनेस नहीं करते और आप उसको बंद करके, ना आपने उससे कुछ सीखा, ना आप उसको प्रॉपर तरीके से टाइम दिया और उसको बंद करके आगे चले गए और साल में आपने 15 बिजनेस कर लिया और अब आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हो गए जिसमें से कोई बिजनेस कहीं गया नहीं। सो आई थिंक एवरी फेलियर टीचेज यू समथिंग। आई रिमेंबर आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समवन लास्ट नाइट के many years ago we started a business. We had our first customer. The first customer was willing to give us the knowledge. We were building the product. The market was getting ready, and we failed. And what we learned was कि ये जो हम कहते हैं ना पार्ट टाइम बिजनेस ऐसे नहीं चलता. So you have to be full time to your business. So ये दो चीज़ें कि एक पार्ट टाइम आपको बिजनेस कर रहे हो वो कभी कहीं जाएगा नहीं. और दूसरा ये जो होता है कि मेरा बिजनेस ऑटो पे है, मतलब ऑटो पे कोई बिजनेस नहीं होता. आप किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रहे तो वो या तो अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर रही या वो इवेंचुअली फिजल आउट हो जाएगी, बंद हो जाएगी. ट्रू. अच्छा, आप पाकिस्तान गेमिंग इंडस्ट्री के साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, रहे हैं, तो गेमिंग इंडस्ट्री में पाकिस्तान में कितनी स्पेस है और ख़ासतौर पे स्टार्टअप्स के लिए इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी? सो गेमिंग में जो है ना, गेमिंग की इंडस्ट्री, नॉट लॉट ऑफ पीपल नो पाकिस्तान में. हमने एक इकोसिस्टम रिपोर्ट की थी 2023 में. सो गेमिंग इंडस्ट्री का साइज उस वक्त तकरीबन $300 मिलियन था एक्सपोर्ट की मद में. जो कि 10% हमारी या मोर देन 10% हमारी जो 2.5 बिलियन की टोटल आईटी एक्सपोर्ट हम जिसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कहते हैं, उसका एक एक साइजेबल चंक था. By some estimate, this year gaming industry is going to be $500 million. And I am very bullish in terms of this industry will get to $1 billion soon, which is massive progress in recent times. Gaming industry में आप हर चीज़ को 10x या 100x कर लें. अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैशन चाहिए तो गेमिंग के लिए 100x पैशन चाहिए, बिकॉज दिस इज अ हिट ड्रिवन इंडस्ट्री. आपकी लाइकलीहुड ऑफ फेलियर is way higher even as compared to startups. So it's a very tough industry. Okay. So जब आप इसमें एंटर होते हैं सोच समझ के एंटर हो. But then you get to do some amazing work. You get to get a chunk of people's time जो उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए रिजर्व किया होता है. So there is a lot of potential there. पाकिस्तान की इंडस्ट्री मेजॉरिटी बाय द वे is 80%, 70-80% is prod based industry, जो गेमिंग की इंडस्ट्री है. Unlike the tech industry जो ज़्यादा services based है, gaming is very different. So there is a lot of self publishing players here जो अपनी product खुद बनाते हैं, खुद market करते हैं, खुद उस marketing को finance करते हैं. So there is a lot of that work happening. There are studios here who have built globally #1 games, including US में. So Mindstorm Studios है, Game District है. There are other studios who have built globally #1 games as well. So but word of caution, this is a very tough industry. So anybody who wants to enter into it have to be very very passionate. अगर आज आपने दोबारा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी हो तो कौन सा ऐसे सेक्टर एक दो हैं जो आप उसमें जाएंगे और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ के तो आप कहेंगे जी तो बिल्कुल नो गो एरिया? So I personally because हर एंटरप्रेन्योर का एक बैगेज होता है. So इस बात का जो जवाब होगा वो मेरा जवाब होगा, लेकिन वो किसी और के लिए शायद वैलिड ना हो. सो आई माइट शाई अवे फ्रॉम बिल्डिंग लोकल सॉल्यूशंस. सो आई स्टिल फील कि इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो रियलाइज़ किया जा सकता है, जो हम नहीं कर रहे, और उसमें ग्रोथ बहुत डिफरेंट तरीके से आती है. बट लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स वर जस्ट स्टार्टिंग. आई थिंक लोकल फोकस उनकी रीच में है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for having me. Thank you.